नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका 1 फरवरी 2023 को हुआ था। अभी हाल ही में ये पेपर हुआ, इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग एसएसटी विषय को सॉल्व करेंगे। इसमें आपका साइंस और मैथ नहीं रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न इस प्रकार है, बच्चों के विकास की प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? ऑप्शन ए है एक समान और क्रमानुसार, ऑप्शन बी है एक समान और अव्यवस्थित, ऑप्शन सी है व्यक्तिगत और क्रमानुसार, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत और अव्यवस्थित। तो इसका सही उत्तर आपका व्यक्तिगत और क्रमानुसार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आजकल सिद्धांतकार क्रांतिक अवधि के बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? विकास, ऑप्शन ए दे दिया है विकास की प्रकृति गतिशील है, ऑप्शन बी दिया है विकास केवल आनुवांशिकता से निर्धारित होता है, ऑप्शन सी दिया है विकास केवल पर्यावरण द्वारा निर्धारित किया जाता है, और ऑप्शन डी दिया है विकास स्थिर और नियत है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, विकास की प्रकृति गतिशील है, इसलिए क्रांतिक अवधि की बजाय संवेदनशील अवधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, नरेश और मुकेश आय में लगभग बराबर हैं, लेकिन दोनों के संज्ञानात्मक एवं सामाजिक विकास में अंतर है। यह किस सिद्धांत का कारण है? ऑप्शन ए है विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है, ऑप्शन बी है विकास का समीप दूराभिमुख सिद्धांत है, और ऑप्शन सी है व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत है, और ऑप्शन डी है एक रूपता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। आगे हम लोग देखेंगे, कथन ये है, बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तर्क आर है, पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, सही विकल्प चुने। तो ये जो दोनों तर्क है दोनों गलत है। कथन ये है, जो बच्चों के विकासात्मक प्रतिमान की उपलब्धि में देरी के लिए सीधे आनुवंशिकता को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके जो कथन है गलत है। और जो तर्क है पर्यावरणीय कारक विकास में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, ये भी गलत हैं, दोनों गलत हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन डी ए और आर दोनों क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बच्चों के सामाजिकरण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मीडिया प्राथमिक सामाजिकरण का एक माध्यम है, मीडिया द्वितीयक सामाजिकरण का एक माध्यक है, मीडिया बच्चे के माइक्रो सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है, और डी है मीडिया सामाजिकरण का एक भाग नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी होगा, मीडिया द्वितीयक सामाजिक का एक माध्यक है। मीडिया क्या है? द्वितीयक सामाजिकरण का एक माध्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 6 है, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुमान लगाने एवं अमूर्त चिंतन करने की कौशल हासिल कर लेते हैं? संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में जो बच्चे होते हैं अनुमान लगाते हैं, अनुमान लगाना एवं अमूर्त चिंतन करने की जो कौशल होती है शुरू हो जाती है। अमूर्त चिंतन मतलब क्या होता है? कल्पना इत्यादि करना। तो क्या वो संवेदी चालक है? ऑप्शन बी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसको हम लोग एक और इस अवस्था के एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं? कल्पना इत्यादि, अनुमान लगाने इत्यादि के जो भी कौशल होते हैं पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। आगे हम लोग 7 देखेंगे, जिन प्याजे के सिद्धांत में जब बच्चा नए अनुभव के लिए मौजूदा स्कीमा को संशोधित करता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्कीमा मतलब ये होता है, स्कीमा पहले हम लोग जान लेते हैं, पूर्व ज्ञान को ही स्कीमा कहा जाता है। जैसे किसी भी चीज़ के बारे में बच्चे पहले से जानते हैं और उस जानकारी को नए जानकारी में जोड़कर नए चीज़ें इत्यादि जानते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? समायोजन करते हैं। वही यहाँ पे कह रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग समायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8,
8 है, जीन पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रितता के क्या मायने हैं? ऑप्शन ए है किसी स्थिति के एक से ज़्यादा आयाम पर विचार करने की क्षमता। ऑप्शन बी है सोच प्रक्रिया को मानसिक संरचनाओं के आधार पर संगठित करना। सी कह रहा है मौजूदा स्कीमा का उपयोग करते हुए संसार की समझ बनाना। ऑप्शन डी है दूसरे के अनुभव एवं सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दूसरे के अनुभव एवं सांसारिक दृष्टिकोण को अपनी दृष्टि से देखने की प्रवृत्ति ही क्या है, जीन पियाजे के अनुसार एक आत्म केंद्रितता के मायने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 हम लोग देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार सांस्कृतिक प्रवेश। क्या? सांस्कृतिक प्रवेश। ऑप्शन सी हो जाएगा, सांस्कृतिक प्रवेश का संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। तो इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे? सांस्कृतिक प्रवेश। आगे हम लोग देखेंगे लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? स्वस्वर पाठ व रटने को। भाई रटने इत्यादि को तो वैसे ही कभी जो ऑप्शन में आएगा वो गलत हो जाएगा। बी कह रहा है सहयोगात्मक सीखने को। इनाम एवं सजा के उपयोग, इनाम और सजा, जहाँ सजा की बात होगी ये भी गलत हो जाएगा। प्रतिक्रियाओं के अनुबंधन को, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, सहयोगात्मक सीखने को। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में किसको महत्व दी जाएगी? तो वो होगा आपका सहयोगात्मक सीखने को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 11 है, लॉरेंस कोहलबर्ग ने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास के कितने चरण प्रतिपादित किए हैं? 6 ऑप्शन ए दिया है 6, बी दिया है 7, सी है 5 और डी दिया है 4। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 6 हो जाएगा। इनके मुख्य चरण 3 हैं और प्रत्येक मुख्य चरण के 2-2 उपचरण हैं। जो कोहलबर्ग ने नैतिक सिद्धांत दिए थे इनको 3 मुख्य चरण हैं और 3 में से जो आपके प्रत्येक 3 चरण के 2 उप मुख्य चरण हैं। तो टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत कितने हैं? 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्तियों का मानना है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों का पालन किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है आंतरिक सापेक्ष अभिविन्यास, बी है सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, सी कह रहा कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास और डी है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार नर्तकियों, धावकों और अभिनेताओं के पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? यानी कह रहा है हावर्ड गार्डन के सिद्धांत के अनुसार जो नर्तकी होते हैं और जो धावक होते हैं और जो अभिनेता होते हैं इनके पास कौन सी बुद्धि अधिक होती है? क्या स्थानिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, शारीरिक गति, संवेगात्मक बुद्धि होती है या अंतरावय व्यक्तित्व वैलिकता होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। इसमें क्या होती है? शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 14 दिया है सह शिक्षा कक्षा में लड़कों के लिए एक शिक्षक की टिप्पणी पुरुष बनो और लड़कियों की तरह व्यवहार मत करो किसको बढ़ावा देगी? तो जेंडर समानता को, जेंडर रूढ़िवादिता को, जेंडर भूमिका में लचीलापन और जेंडर समता को। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जेंडर रूढ़िवादिता की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य तुलना है। बी कह रहा है आकलन का प्राथमिक उद्देश्य चिंता और भय उत्पन्न करना है। ये जहाँ भय उत्पन्न करने की बात आ जाए तो इसी गलत हो जाएगा। मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए
फिर कह रहा है मूल्यांकन में बच्चों द्वारा स्वयं मूल्यांकन शामिल नहीं होना चाहिए, ये भी गलत होगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा की भावना का पालन नहीं करता है? समावेशी शिक्षा जिसमें क्या होते हैं, सभी प्रकार के बच्चे इत्यादि शामिल होते हैं, ऐसे कक्षा को हम लोग समावेशी कक्षा कहते हैं, और उसमें जो शिक्षा दी जाती है उसको हम लोग समावेशी शिक्षा कहते हैं। कह रहा विभेदित निर्देश, विभेदित निर्देश आपका जहाँ विभेद माने भिन्नता की बात कीजिए वो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, ये भी गलत हो जाएगा। पृथकीकरण और नामीकरण, इसमें नहीं की बात कर रहा है, इसमें हाँ हम लोग देखेंगे नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पृथकीकरण और नामीकरण, ये इसका सही हो जाएगा। बाकी सहयोगपूर्ण सीखना ये भी गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली कक्षा में एक शिक्षक को किसके अनुभवों को साझा करने की अनुमति देनी चाहिए? ऑप्शन ए है, सभी को अपने अनुभव कक्षा में लाने से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित की बात जहाँ करें वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपकी गलत होगा। केवल प्रभावशाली समूहों के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। केवल की बात करें, केवल प्रभावशाली समूहों को, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। केवल वंचित समूहों को, जहाँ केवल की बात करते वो ऑप्शन वही आप लोग गलत कर दीजिएगा। अपने स्वयं के अनुभव साझा करके सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये क्या होगा, ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, शारीरिक गतिक विकलांगता से जूझते छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों को पहुंच और बाधा मुक्त वातावरण की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान शामिल हो। इसमें पहिया कुर्सी, व्हील चेयर, ये भी होने चाहिए। फिर कह रहा है वॉकर भी होने चाहिए। उसके बाद कह रहा है हैंड रोल के साथ रैप, ये भी होने चाहिए। उभरा हुआ टाइल नहीं चाहिए, और ब्रेल लिपि प्रणाली भी नहीं चाहिए। आपके ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1, 2 और 3 ये सही हो जाएगा इसमें। यानी पहिया वाली कुर्सी होनी चाहिए जहाँ विकलांगता की बात कर रहा है, और वॉकर भी होने चाहिए जिसके माध्यम से बच्चे चलते हैं, और हैंड रेल के साथ रैप भी होने चाहिए। यहाँ उभरा हुआ टाइल्स नहीं होने चाहिए, और ब्रेन प्रणाली लिपि भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अक्षमता से जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं? जो अधिगम अक्षमता से क्या कर रहे हैं, जूझने वाले छात्रों की विशिष्ट पहचान विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए है, पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, 2 फीट की दूरी के परे चीज़ें नहीं देख सकते हैं। जहां देखने की बात आ रही है तो ये तो अधिगम अक्षमता नहीं होगा। एक ही गति क्रिया को बार बार करना, फिर एक ही गति क्रिया को बार बार करना, ये कोई अधिगम अक्षमता नहीं है। फिर कह रहा है 70 dB की आवाज़ नहीं सुन पाना, यानी 70 डेसिबल की आवाज़ नहीं सुन पाना ये भी कोई अधिगम अक्षमता नहीं है। आपका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। पढ़ने में शब्दों या पंक्तियों को छोड़ देते हैं, वर्तनी में गलती करते हैं, क्या है, अधिगम अक्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 20, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभाशाली बच्चों को किसी भी खास शैक्षणिक संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है। प्रतिभाशाली बच्चों को बार बार करने के लिए बहुत सी सरल नियमित कार्य दिए जाने चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। और कह रहा है प्रतिभाशाली बच्चों को सीखने की विशिष्ट ज़रूरतें होती हैं, जिन्हें अक्सर कक्षाओं में नज़रअंदाज किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिभाशाली बच्चों में बहुत अधिक भावनात्मक परिपक्वता होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे,
21 है, माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को किसके द्वारा बढ़ावा दिया जाना चाहिए? सकारात्मक और नकारात्मक प्रोन्बल वाला? नहीं, यहाँ ये तो गलत हो जाएगा। निष्क्रिय श्रवण द्वारा, निष्क्रिय की बात ये भी गलत हो जाएगा। प्रतियोगिता को बढ़ावा देना है, बढ़ावा नहीं देना है। पूछताछ और जांच की प्रक्रियाओं के माध्यम से, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन 22 है, कथन ए समकक्षियों की चर्चा एवं संवाद की शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों समस्या समाधान के कौशल के विकास में बाधा डालती है और अधिगम की प्रक्रिया का स्वरूप व्यक्तिवादी है, न कि सामाजिक है। तो इसका ऑप्शन इधर दे दिया, ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ये जो दोनों बातें कही जा रही हैं, दोनों बातें क्या हैं? गलत हैं। ये बातें क्या हैं? सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महारत उन्मुख, प्रदर्शन उन्मुख, विफलता को स्वीकारने वाले, असफलता से बचने वाले। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, महारत उन्मुख होगा। क्या होगा? महारत उन्मुख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति की धारणाएं उसके सीखने पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। निम्नलिखित में से कौन सी धारणा सीखने पर एक सकारात्मक प्रभाव डालेगी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, अच्छे या बुरे अंक लाना अपने प्रयास पर निर्भर करता है। ये इसका सही उत्तर और यही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 25 से संरचनावाद का सिद्धांत इसमें से कौन सा है? सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद ही समझ बनाते हैं। बी कह रहा है जानकारी के स्मरण उनके प्रत्यास्मरण की परीक्षा पर जोर देता है, शिक्षिका की प्रभुत्व भूमिका पर जोर देता है और सीखने की निष्क्रिय नकल की भूमिका पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सीखने में अधिगमकर्ता की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे वह संसार के बारे में खुद की समझ बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 है, बच्चों में निम्न में से किस आधार पर अगले ज्ञान का निर्माण करते हैं जो उनके लिए अप्रासंगिक है, जो वह पहले से समझते हैं? ये तो नहीं होगा, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो वो पहले से समझते हैं, यानी उसके पूर्व ज्ञान के आधार पर ही क्या करते हैं? नए ज्ञान का निर्माण हम लोग करते हैं। नहीं, पहले हम उसका पूर्व ज्ञान जानेंगे, फिर उसी ज्ञान में जोड़कर नए ज्ञान को देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा एवं संवेगों के बारे में कौन सा कथन सही है? संज्ञा व संवेग की प्रक्रियाएं हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से गुथे हुए हैं, वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संज्ञान एवं संवेग एक दूसरे से क्या है? गुथे हुए हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28, किसके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम की किसके द्वारा छात्रों में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है? अन्वेषण और प्रयोग, अभिसंज्ञानात्मक कौशलों का विकास और चर्चा और बहस, निष्क्रिय सुनने के कौशल। तो यहाँ देखिए नहीं किया जा सकता कह रहा है, प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जहाँ निष्क्रिय की बात आ जाए, ये क्या है? ये दोनों बातें निगेटिव हैं। निगेटिव का उत्तर सही उत्तर आपका निगेटिव ही होगा। विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? यानी विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों को निपटाने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण क्या सुझाव देता है? क्या अगर उनको अनदेखा करना चाहिए? नहीं भाई, अनदेखा नहीं करने चाहिए। उन्हें निष्क्रिय रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देनी चाहिए? नहीं। विद्यार्थियों को सजा देनी चाहिए? भी नहीं होगा। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर हेतु चर्चा के मौके मुहैया कराने चाहिए। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 30 है, कथन ये है, स्कूलों को माता पिता को किसी भी तरह से उनके बच्चों की शिक्षा में शामिल नहीं करने चाहिए। ये तो ऐसे ही गलत हो रहा है भाई, शामिल करने चाहिए। समुदाय के साथ संपर्क स्थापित करने से विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण अधिगम में बाधा उत्पन्न होती है। ये भी गलत है। नहीं, ऑप्शन दोनों क्या है? गलत हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और आर क्या है? दोनों गलत हैं।
तो ये थे हम अब तक के बाल विकास से 30 प्रश्न हम लोग देख चुके थे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद हम लोग देखेंगे सामाजिक अध्ययन से जो भी प्रश्न आए थे उसको हम लोग देखेंगे। गुप्त काल के प्रथम कुलिक शब्द का अर्थ है, प्रथम कुलिक का क्या अर्थ है ये पूछ रहा है। कह रहा है क्या मुख्य न्यायिक अधिकारी या मुख्य बैंकर, मुख्य व्यापारी या मुख्य शिल्पकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्य शिल्पकार, यानी प्रथम कुलिक का अर्थ होता है मुख्य शिल्पकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे भूर्ज यानी वर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। कश्मीर, महाराष्ट्र, बंगाल या बिहार। यानी वो भूर्ज यानी वर्ज छाल कहाँ पाई गई जिस पर ऋग्वेद की वैदिक प्रार्थनाएं क्या है, जो प्रार्थनाएं हैं वो सूक्त के रूप में लिखी गई हैं, यानी प्रार्थनाएं सूक्त लिखी गई हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वो कश्मीर है, कश्मीर में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 33। निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी तमिल कृति हमें आम पुरुषों और महिलाओं के जीवन के बारे में सूचित करती है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पेरिया पूर्णम। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा, पेरिया पूर्णम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेल नहीं खा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन, कह रहे खजुराहो, चंदेल, एहोत, चालुक्य, कांचीपुरम पल्लव और महाबलीपुरम चोल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, महाबली जो महाबलीपुरम है वो चोल नहीं होगा, इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे इसका संबंध है मामल्ल से। इसका संबंध किससे है, मामल्ल से, मामल्लपुरम से संबंध है इसका। महाबलीपुरम का किससे संबंध है, मामल्लपुरम से। इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख को सुरक्षित व्यक्तियों द्वारा उर्दू में लिखा गया था। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे। ये प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं। कथन 1 और 2, कथन 2 और 3 और 1 और 3 और केवल 1, इसमें से कौन से कथन सही हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 2 सही हैं। यानी तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, ये सही है। और ये प्राय अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे पुरस्कार पाने की आशा में लिखा करते थे, भी सही है। बाकी आपके ये जो पहला है ये गलत है। आगे हम लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। इसमें से कह रहा कौन सी रचना ऐसी है जो सूरदास द्वारा संकलित नहीं है। क्या सूर सागर है, सूर सरावली है, साहित्य रत्न या साहित्य लहरी है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, साहित्य रत्न इसका यानी सूरदास जी का एक रचना यानी संकलन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे निम्नलिखित कथन तथा कारण पर विचार करें तथा सही विकल्प चुनें। कथन ए है 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया और कारण जो है मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ कई प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में अपनी शक्ति और प्रबल कर ली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए और आर दोनों क्या हैं, सही हैं। और ए जो है आर का सही व्याख्या करता है, यानी ये दोनों कथन सही हैं। और जो आर व्याख्या कर रहा है ए का, ये भी क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन 38 है किस क्षेत्र में भूस्वामियों को बेल्लार कहा जाता था। बेल्लार किस जगह पे भूस्वामी को कहा जाता था, महाराष्ट्र में, तमिल में, पंजाब या बंगाल में। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिल में जो भूस्वामी होते हैं उनको क्या कहा जाता है, बेल्लार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 39 देखेंगे। कथन ए राजा राम मोहन राय जैसे लोगों को
सुधारक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। और इसका कारण क्या है? सुधारकों का विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहार को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हों। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और दो दोनों क्या है? सही है। ए और बी दोनों क्या है? सही है। जो ये कथन जो है ये भी सही है, जो कारण है ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूर्व मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था। पूर्व जो मद्रास चेन्नई में स्थापित वेद समाज प्रेरित था, किससे था? प्रार्थना समाज द्वारा, आर्य समाज द्वारा, ब्रह्म समाज द्वारा या युवा बंगाल आंदोलन द्वारा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्म समाज द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 41। निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। ए में कह रहा है, कथन ए कह रहा है, ई.बी. रामास्वामी नायक और पेनियार मनु संहिता, भागवत गीता और रामायण जैसे ग्रंथों के आलोचक थे। कारण कह रहा है, पेनियार ने देखा कि ग्रंथ निम्न जातियों के ऊपर, उच्च जातियों और महिलाओं के ऊपर पुरुषों और वर्चस्व स्थापित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। दोनों बातें क्या कर रहे हैं? दोनों बातें सही हैं। ए और आर क्या हैं? दोनों जो भी बातें हैं सही हैं। ए की आर सही व्याख्या कर रहा है, यानी जो ए की बात है आर जो इसका व्याख्या जो कर रहा है वो सही कर रहा है। आगे हम लोग देखेंगे, किस गवर्नर जनरल ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? कैनी ने, डलहौजी ने, हार्डिंग ने, एल्जिन ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कैनिन। उस समय कैनिन ने यह घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भाषा में केसरी अखबार छपता था? जो केसरी अखबार छपता था उसका भाषा क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, उसका भाषा मराठी था। आगे हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक्ट में से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान मिल गए हैं? निम्नलिखित में से किस एक्ट से भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं? 1909 की एक्ट में, 1919 और 1935 एक्ट में, भारतीय संविधान अधिनियम 1947। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 1935 एक्ट में से सबसे ज़्यादा क्या होगा? भारतीय संविधान द्वारा काफ़ी संख्या में प्रावधान लिए गए हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 1935 एक्ट के माध्यम से जो भी प्रावधान थे लिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ये युग में सुलमित नहीं है? मंगल, चंद्रमा की संख्या पूछ रहा है। ग्रह दिया है मंगल ग्रह और उनके क्या 2 चंद्रमा है, या बृहस्पति के 53 चंद्रमा है, यूरेनस के जो ग्रह है उसके 52 चंद्रमा है, और नेपच्यून के 13 चंद्रमा है। तो इसमें से कुछ गलत है कुछ सही है, इसको आपको चुनने हैं। तो इसका ऑप्शन बी होगा, पहला, तीसरा और चौथा सही है। यानी जो पहला आपका है मंगल के 2 चंद्रमा सही हैं, और जो बृहस्पति के 53 चंद्रमा सही हैं, और यूरेनस के 52 चंद्रमा सही हैं। 52 चंद्रमा नहीं, इसका जो नेपच्यून के 13 चंद्रमा है, जबकि यूरेनस के 52 चंद्रमा नहीं होगा। यूरेनस के आपका 27 चंद्रमा। कितने चंद्रमा है? यूरेनस के आपके 27 चंद्रमा है, ये सही होगा। बाकी आपके और जो 3 है गलत है, बाकी 1, 2 और 4 सही हैं। सॉरी 1 मिनट, ओह यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एक बार और इसको देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा नहीं है, निम्नलिखित कौन सा सुनियमित नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो हम इसमें जैसे मंगल के 2 ग्रह हैं ये तो सही है, बृहस्पति के 53 ग्रह हैं ये आपके गलत है। ये कितने हैं? ये 95 है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये गलत ऑप्शन है। यूरेनस के 52 है, तो यूरेनस के 52 नहीं है, यूरेनस का आपके 27 ग्रह है, 27 चंद्रमा है, सॉरी 27 चंद्रमा है। और नेपच्यून के आपके 13 नहीं है, नेपच्यून के आपके 13 चंद्रमा नहीं है। कितने हैं यहाँ पे? ये 14 है। तो ऑप्शन 2, 3, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
एक बार मंगल के दो दो चंद्रमा है, ये तो सही है। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2। बृहस्पति के आपके 95 चंद्रमा है और यूरेनस के 27 चंद्रमा है, और जबकि नेपच्यून के आपके 14 चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया है, उत्तर ध्रुव वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में बहुत ठंड होती है। और कारण क्या है? सूर्य की किरणें हमेशा तिरछी होती है और कम उष्मा देती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी दोनों बातें सही हैं, जो व्याख्या कर रहे हो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। सूर्य पूर्व में उदय होता है क्योंकि पृथ्वी सूर्य से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है। बी कह रहा है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। सी कह रहा है पृथ्वी अपने कक्ष पर झुकी हुई है। और डी कह रहा है पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। पृथ्वी का चक्कर 24 घंटे लेता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। पश्चिम से क्या करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी है और सूर्य तो अपने जगह पर, जहाँ है ये सूर्य है अपने जगह पर ही स्थित है। और जो ये पृथ्वी है, पृथ्वी अपने अक्ष पे, मान लेते हैं किसी अपने अक्ष पे टिकी है, तो ये कैसे चक्कर लगाती है? पृथ्वी अपने पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है, इस ऐसे चक्कर लगाती है। और जिस साइड में सूरज होता है, जिस साइड में सूरज होता है उधर दिन होते हैं, जिधर सूरज नहीं होता उसके छाए होते हैं वहाँ पे रात इत्यादि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत में केंद्रीय सरकारी कार्यालयों के खुलने का समय पूर्वाह 9 बजे भारतीय मानक समय है। चंडीगढ़ के पास 76 डिग्री 45 मिनट पूर्व देशांतर पर और कलकत्ता के पास 58 डिग्री 15 मिनट पूर्व देशांतर क्रमशः पर स्थिति केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 8:37 पूर्वाह और 9:23 पूर्वाहन क्रमशः होगा। तो इसका सही उत्तर आपका 8:37 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ढक्कन पठार अपने पश्चिमी भाग पर कौन सी भौतिक विशेषता से जुड़ा हुआ है? सतपुड़ा श्रेणी से, विंध्य श्रेणी से, सह्याद्री और नीलगिरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सह्याद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मिलान करें और उचित विकल्प का चयन कीजिए। सूची दिया है और सूची बी से मिलान करना है। संगमरमर किससे बना हुआ है? बलुआ पत्थर, कोयला इत्यादि ग्रेफाइट किससे बने हैं? तो इसको हम लोग मिलान कर लेते हैं। संगमरमर है जो कायांतरित सेल होते उससे बना होता है। तो इसका ए का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बलुआ पत्थर जो है, बलुआ पत्थर आपका बना है औषधि से, औषधि सेल से। तो बी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और जो कोयला होता है, कोयला जीवाश्म ईंधन है। कोयला क्या है? एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। और ग्रेफाइट एक अग्निय सेल है। तो इसका सही कूट हो रहा है 31-23 सही कूट है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 31। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है, ये 4 होगा, ये 4 हो जाएगा। तो 41-23 इसका सही हो जाएगा। 41-23 इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। स्थल दिया है, तटबंध दिया है, स्टैक दिया है, छत्रक सेल दिया है, हिमौर दिया है, और इसके घटक दिया है पवन, समुद्री तरंग, नदी और हिमनद। तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे, इसमें कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो स्थल दिया है, जो आपका स्टैक है समुद्री तरंग है, तो ये सही है।
और जो आपका हिमोड है वो हिमनद, ये भी सही है। ये दो ऑप्शन आपके गलत हैं, ऐसा ही है। बाकी आपके जो ऑप्शन दे दिया है, ये तटबंध जो दिया है पवन, ये गलत है। और जो आपका छत्रक शैल दिया है ये भी नदी, ये भी गलत है। तो आपका पहला तीसरा गलत है, दूसरा चौथा सही है। तो दूसरा चौथा सही, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख की जलवायु अत्यधिक शीतल और शुष्क है, निम्न में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी है? अक्षांश, ऊंचाई, वायु एवं पवने, समुद्र से दूरी। तो बान का उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़ें तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। और कह रहा है, ठंडे क्षेत्रों में वायु भारी होती है। तो 53 का सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता, सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंपर्क का उदाहरण नहीं है? जनसंपर्क का उदाहरण यहाँ पर कह रहा नहीं है। समाचार पत्र, रेडियो, सेलुलर फोन और टेलीविजन। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सेलुलर फोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भूमध्य सागरीय प्रकाश की वनस्पति कहाँ नहीं पाई जाती है? कहाँ नहीं पाई जाती है? तो 55 का उत्तर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित संसाधनों पर विचार कीजिए। अभ्रक, वन, प्राकृतिक गैस, मृदा, जल। उपरोक्त में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीनीकरण संसाधन के उदाहरण है? यहाँ पे कह रहा है जो नवीनीकरण के संसाधन, इनमें से कौन से इसके उदाहरण हैं? तो 56 का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी, डी और ई। जो बी है, डी है और जो ई है, ये नवीनीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, वन, मृदा और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मृदा के विचलन गठन में कौन से कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसमें कह रहा है स्थल चट्टान दिया है, स्थलाकृति दिया है, जलवायु संबंधी कारक है और समय है। तो इसमें से कूट में केवल 1, 2 और 3, केवल 4 और 1 और 3। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कर्ज का जाल प्रणाली इलाकों में मुख्यतः के बीच एक शोषणकारी संबंध को दर्शाता है। तो इसमें कौन से हम लोग भरेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा साहूकार और छोटे किसान। यानी कर्ज का जाल ग्रामीण इलाकों में मुख्यतः साहूकार और छोटे किसान के बीच एक शोषणकारी संबंध दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। लोकतंत्र में स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है। और आर का है, संचार माध्यम मीडिया से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि पक्षपातपूर्ण। तो इसमें से कौन से कथन सही हैं? कथन ए और दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। मीडिया क्या है? लोकतंत्र के स्वतंत्र संचार माध्यम मीडिया महत्वपूर्ण है, ये तो बात सही है। संचार माध्यम में जो मीडिया है से प्राप्त सूचना विश्वसनीय होनी चाहिए, न कि क्या पक्षपातपूर्ण होने चाहिए। दोनों बातें क्या है? सही है। यहाँ पे प्रश्न 60 दिया है, भारत में सरकार काम करती है किन पर? थोड़ा सा प्रश्न बड़ा, 1 मिनट। अब सही है। भारत में सरकार काम करती है डैश किस पर? क्या वो वर्ड कह रहा है भारत में सरकार काम करती है किन पर? वार्ड स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या क्षेत्रीय स्तर पर? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन से विकल्प सही है? 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4,
और 1 और 3। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्या आ गया? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 2 और 3 यानी राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर दोनों पर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग एक देखेंगे, कौन सा सरपंच की तरह काम करता है? कौन सरपंच की तरह काम करता है? ग्राम सभा का सचिव, खंड विकास अधिकारी, अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य या बारी बारी में वार्ड सदस्य। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अन्य वार्ड सदस्यों द्वारा चयनित चुना गया एक वार्ड सदस्य क्या करता है? सरपंच की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेबर चौक किसे कहते हैं? लेबर चौक किसे कहते हैं? ऐसी जगह जहां बेगारी की प्रथा प्रचलित हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों की बिक्री होती हो, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हो, ऐसी जगह जहां मजदूरों को रेन बसेरा दिया जाता हो। तो लेबर चौक कहाँ होता है? ऐसी जगह जहां पे लेबर इत्यादि इकट्ठा होते हों, ऐसी जगह जहां दिहाड़ी मजदूर काम की तलाश में इकट्ठा होते हों। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और सही विकल्प चुनें। बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भर कम करने का एक साधन है और व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का जरिया है। कथन ये है, बुनकरों की सहकारी संस्था व्यापारियों के ऊपर निर्भरता कम करने की एक साधन है, और बी कह रहा है व्यापारियों की आमदनी बढ़ाने का एक जरिया है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है और दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। केवल 2 सही है, केवल जो 2 है यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है इसका? व्यक्ति और समुदाय सदैव लोकतंत्र को नए अर्थ देने का प्रयास करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है, आर जो व्याख्या कर रहा है कि वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 65 है, जेंडर असमानता का समाधान के स्तर पर करने की जरूरत है। केवल परिवार समाज और सरकार, केवल सरकार परिवार और समाज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, परिवार समाज और सरकार। यानी जेंडर असमानता का समाधान परिवार समाज और सरकार के स्तर पर करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 66 देखेंगे, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? यहाँ पे मौलिक अधिकार कौन से नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्कूलों में मध्याह्न भोजन की योजना का प्रावधान निम्नलिखित में से भारतीय नागरिकों को प्राप्त किस मौलिक अधिकार का विस्तार है? समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवन का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल, यह मुहावरा भारत की न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? इंसान का कत्ल यह मुहावरा भारत के न्याय व्यवस्था से जुड़ी निम्नलिखित में से किस समस्या को दर्शाता है? नौकरशाही में लाल फीताशाही, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना, अपील की लंबी व्यवस्था में कई स्तरों से होकर गुजरती है, आरोपी को जमानत दे देना। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायालयों द्वारा सुनवाई खत्म करने में अप्रत्याशित देरी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, 69 है, वर्ष 2000 एक मिनट, प्रश्न 69 है, वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो के अधिकारों को सुनिश्चित करता है वनवासी के, अनुसूचित जनजाति के, पेपर मिल मालिक के, पशु अधिकार कार्यकर्ता के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। कह रहे हैं नीचे दिए कोटों में सही विकल्प का चयन करें। तो 1 और 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहला वनवासी और अनुसूचित जनजाति, यानी वर्ष 2006 में लागू हुआ वन अधिकार अधिनियम एक ऐसा कानून है जो वनवासी और अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 70 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हंसियाकरण प्रायः संबंधित होता है?
अभाव, वंचन, भेदभाव, समानता या गर्व। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पहला और दूसरा, अभाव, वंचन और भेदभाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी प्रश्न में था, निम्नलिखित में से किस स्थिति को अनुभव करने के साथ हंसियाकरण प्रायः संबंधित होता है? तो अभाव और वंचन और भेदभाव इससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में एक विषय के रूप में माध्यमिक स्तर पर सम्मिलित नहीं है, मनोविज्ञान, भूगोल, इतिहास या राजनीतिक विज्ञान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोविज्ञान। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मनोविज्ञान क्या है? एक सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक अध्ययन के विकास में मदद करते हैं आध्यात्मिक पक्ष के स्तर, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर, मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर या आर्थिक पक्ष के स्तर। तो ऐतिहासिक जो अध्ययन है ये क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में विकास करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 73 देखेंगे, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कह रहा है, भूगोल की कक्षा में शिक्षक विशेषित क्षेत्रों को ढूंढने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित में संलिप्त करने के द्वारा उनकी सहायता कर सकता है। कुछ विशिष्ट विशेषताओं को पहचानने और रिकॉर्ड करने। तो ये तो सही हो जाएगा। मानचित्र का अध्ययन करने, ये भी सही होगा। और तीसरा, मानचित्र पर सूचना ढूंढना, ये भी सही हो जाएगा। विश्वकोश का उपयोग करना, ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित समस्या समाधान के स्तरों को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। मूल्यांकन और पुनरीक्षण, कार्य योजना बनाना और लागू करना, समस्या का सूत्रीकरण और व्याख्या करना, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जो पहला हो जाएगा आपका। तीसरा जो है ये पहले स्थान पर आएगा, समस्या का सूत्रीकरण करना और व्याख्या करना। इसके बाद जो चौथा है, विचारों और विकल्पों को उत्पन्न करना, ये आपका दूसरे स्थान पर आ जाएगा। और इसके बाद दिया है जो हाँ सही है, तीसरे स्थान पर आपका आ जाएगा, तीसरे स्थान पर आ जाएगा कार्य योजना बनाना और लागू करना, ये आपके तीसरे स्थान पर आ जाएगा। और आपके चौथा स्थान पर आ जाएगा मूल्यांकन और पुनरीक्षण करना है आपका, ये चौथा स्थान पर आ जाएगा। यानी सही कूट आपका ए बन रहा है 3, पहले स्थान पर 3 आएगा। तो इसका देखिए, पहले स्थान पर 3 आएगा तो पहले 3 आ गया है। दूसरे स्थान पर आपका 4 आएगा तो 4 दूसरे पे आ गया है। और तीसरे स्थान पर आपका 2 आएगा तो 2 तीसरे स्थान पर आ गया है। और पहला जो है आपके चौथे स्थान में, चौथे क्रम में आएगा तो चौथे को सबसे लास्ट में ले लिया गया है। तो 3 4 2 1 इसका सही क्रम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मान लीजिए आप सरल से जटिल उपागम में पाठ्यचर्या को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को उपयुक्त अनुक्रम में लगाकर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कह रहे परिवार में रहना, तो ये आपका पहला सही हो जाएगा। फिर कह रहा भारत के वन क्षेत्र, फिर पड़ोस में परिवार, फिर बहुत पहले के समुदाय। तो जो दूसरा है ये तो पहले नंबर पे पहला आ जाएगा। दूसरे नंबर पे आपका आ जाएगा बहुत पहले के समुदाय, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। और जो आपका तीसरे नंबर पे आएगा पड़ोस में परिवार, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका। जो भारत के वन क्षेत्र हैं ये आपके चौथे नंबर पे आ जाएगा। यानी पहला, चौथा, तीसरा, दूसरा। तो पहला, सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। उपक्रम में इसको सही करना है।
उपकरण यानी जो पहला है तो सही है, जो दूसरा आपका जो है ये तीसरे नंबर का होगा, दूसरा तीसरे नंबर का होगा, पहला तो पहले ही नंबर का होगा, और जो तीसरा है ये चौथे नंबर पे आ जाएगा, और जो चौथा है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी 1 3 4 5 इसका सही क्रम होगा, 1 3 4 सॉरी 1 3 4 2 इसका सही हो जाएगा। यानी पहले परिवार में रहना होगा, उसके बाद बहुत पहले के समुदाय ये होगा, उसके बाद भारत के वन क्षेत्र हो जाएगा, उसके बाद पड़ोस में, सबसे लास्ट में पड़ोस में परिवार हो जाएगा। नहीं यार, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है, इसको एक बार इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक इसमें हो रहा है। सही क्रम इसका दिया है, सही क्रम में पहले तो पहले नंबर पे होगा, जो दूसरा होगा वो तीसरे नंबर पे आ जाएगा, और जो तीसरा है वो चौथे नंबर पे आएगा, और जो चौथा है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। परिवार में रहना, फिर उसके बाद बहुत पहले के समुदाय, फिर उसके बाद भारत के वन क्षेत्र, और चौथा पड़ोस में परिवार। ओ सॉरी, ऐसे पहला ये हो जाएगा, दूसरा आपका ये होगा, और आपका तीसरा ये होगा, और चौथा आपका ये हो जाएगा। सॉरी, ऐसे होगा, यानी परिवार में पहले रहना, फिर पड़ोस में परिवार, इस तरह होगा। पड़ोस में परिवार हो जाएगा, फिर जो आपका बहुत पहले के समुदाय है ये हो जाएगा, फिर भारत के वन क्षेत्र हो जाएगा, सबसे लास्ट में 2 आएगा। ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हो जाता है। 76 निम्नलिखित मानचित्रों में से कौन सा मानचित्र का आप कक्षा में पृथ्वी की प्रकृति विशेषताओं को दर्शाने के लिए उपयोग करेंगे? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा भौतिक मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से उनके अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की दशा पर जांच करवाना चाहती है। निम्नलिखित में से उनकी पाठ्य योजना में क्या स्थान पा सकता है? स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भ्रमण का आयोजन, सरकार को गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं क्यों उपलब्ध करवानी चाहिए, इस पर चर्चा का आयोजन, पूरे विश्व में बच्चों में पाए जाने वाले कुपोषण के आंकड़ों दिखाना। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा पहला, और दूसरा इसमें क्या है, सही है। पहला दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है, नहीं, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक सामाजिक न्याय और हस्तांतरण विषय पर चर्चा करने की योजना बना रहा है। निम्नलिखित में से कौन से सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम परिफल हैं? तो इसे कूट वाला ये भी प्रश्न है, कूट वाला प्रश्न कुछ ज़्यादा दे दिया इसमें। कह रहे अधिगम का परिफल, सर्वाधिक उपयुक्त अधिगम का प्रतिफल है। तो इसमें जो आपका पहला है ये सही होगा, हाशिया यानी विद्यार्थी हाशियाकरण की अवधारणा को समझते हैं, ये भी सही है, सही हो जाएगा। दैनिक जीवन में न्यायपालिका कैसे कार्य करती है, विद्यार्थी यह समझते हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थी पहचानते हैं कि वास्तविक जीवन में हाशियाकरण कैसे होता है, ये सही है। और विद्यार्थी जानते हैं कि किसे और कैसे सामाजिक न्याय अस्वीकृत किया जाता है, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मैं एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हूँ, और मैं और मेरा भाई पड़ोस में ही इफ्तार की एक दावत में गए थे, और हमने परंपरागत कपड़े यानी क्रमशः शेरवानी एवं सलवार कमीज पहन रखे थे। बाद में हमने अपने कपड़े बदलकर जीन्स और टी शर्ट पहन लिए। आप उस लड़की के वृत्तांत को कैसे देखते हैं? कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है। हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वग्राही हो सकते हैं। कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए। इसका जो पहला और तीसरा है ये वाक्य सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। यानी कपड़ों को पहचान के निशान के रूप में भी देखा जा सकता है, और कपड़ों को आराम के लिए और मौके के अनुसार पहनना चाहिए।
बाकी हम जो कपड़े पहनते हैं उनको लेकर हम पूर्वाग्रही हो सकते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किन प्रश्नों से छात्रों के आलोचनात्मक विवेचन को प्रोत्साहित मिलता है? उपयुक्त विकल्प को चुनें। हिमालय तथा गंगा नदी व्यवस्था के बनने की प्रक्रिया की व्याख्या करें। बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या क्या हैं? झारखंड में इस्पात और स्टील उद्योग स्थापित करने की उचित स्थितियां कौन कौन सी है? आज के गांव और महाजनपद के समय के गांवों की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन बी 2 और 4 इसका सही है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी बहुदलीय व्यवस्था के गुण और अवगुण क्या हैं, और ये है आज के गांव और महाजनपद के समय के गांव की व्यवस्था में 3 अंतर बताएं। ये आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कैसे निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये है, ब्रांडिंग का अर्थ है किसी उत्पाद पर किसी विशेष नाम या चिन्ह को की मोहर लगाना ताकि एक उत्पादक बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से अलग भिन्न दिखे। कारण है, ब्रांडिंग या दागना पशुपालन की जरूरत से उभरा हुआ एक शब्द है जहां मालिकों ने पशुओं पर पहचानने की समस्या को दूर करने के लिए अपना खास चिन्ह लगाने का सोचा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और दोनों सही है। जो ए की आर जो व्याख्या कर रहा है वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। सामाजिक विज्ञान सामग्रियों के विकास का विवेकीकरण करने की जरूरत है, जहां शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सदस्य अपनी वास्तविकताओं को प्रस्तुत करें। और कारण कह रहा है विकेंद्रीकरण विभिन्न क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से आए विद्यार्थियों को जिन सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या सामग्रियों के साथ वे काम करते हैं उनके साथ जोड़कर देखने से सबल बनता है। तो इसका उत्तर आपका ये भी दोनों आपके सही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका ए और आर दोनों सही है। एक आर की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। कथन ये है, परंपरागत रूप से सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या में जेंडर संबंधी मुद्दों में स्त्रियों के उदाहरणों को शामिल करते हैं। किसी भी ऐतिहासिक घटना और समकालीन मुद्दों की चर्चा में स्त्री परिक्षेप को एकीकृत करने की आवश्यकता है। तो 83 का सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों क्या हैं? सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है? द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है विद्वानों की पत्रिकाएं, आत्मकथाएं, डायरी और तस्वीरें। कूट में केवल एक और दो, 1, 2 और 3 और 2 और 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। केवल एक सही है। विद्वानों की पत्रिकाएं क्या है? द्वितीयक स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 85, माध्यमिक मिडिल स्तर पर स्वतंत्रता के रूप में एक परियोजना करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा न्यूनतम रूप से अनिवार्य हो सकता है? चित्र स्वतंत्रता सेनानियों के महत्वपूर्ण उदाहरण, वे स्रोत जिनके सूचना इकट्ठी की गई हो, प्रश्नावली पर आधारित आंकड़ों का संग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्नावली के आधार पर आंकड़ी संग्रह ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 86 है, RTE एक्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाओं से मूल्यांकन प्रक्रमों को विकसित करने की अपेक्षा है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। कूट कह रहा है 1 और 2 कह रहा है 1 या 2, केवल 1, केवल 2। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 87, किसी कक्षा या विद्यालय का आकलन चक्र से आरंभ होता है और पर समाप्त होता है। निर्णयात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, नियोजन आकलन, योगात्मक आकलन, दैनात्मिक आकलन और निर्माणात्मक आकलन और निर्माणात्मक आकलन और नियोजन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नियोजन आकलन और योगात्मक आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विद्यार्थियों के कार्यों के सुदृश्यत ग्रहण को माना जा सकता है। तो 88 का उत्तर हो जाएगा पोर्टफोलियो।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 89। सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका यह मूल्यांकित करना चाहती है कि क्या विद्यार्थियों ने जनसंख्या पिरामिड के संप्रत्यय को समझ लिया है या नहीं। निम्नलिखित में से क्या सहायता हो सकता है। वे जनसंख्या पिरामिड को पढ़ सकते हैं और उनकी व्याख्या कर सकते हैं। दिए गए आंकड़ों के आधार पर जनसंख्या पिरामिड बना सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड की सहायता से वे रोजगार में लगे लोगों के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कूट 1 और 2 इसका सही है, पहला और दूसरा सही है, बाकी आपको तीसरा क्या है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 90 और हम लोग का आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अधिगमकर्ताओं के विश्लेषण करने की कौशल को आंकते हैं। अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इनके क्या प्रभाव होंगे। हम उपभोक्ता न्यायालय में कैसे कैसे दाखिल करेंगे। वित्त आयोग क्या है और राज्य आयोग के मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन 1 और 4 जो आपका यही सही हो जाएगा। पहला और चौथा जो है ये कथन सही है। अधिगमकर्ताओं की विश्लेषण करने के कौशल को आंकते हैं। तो पहला जो है, अगर हिमालय की सभी हिमनदी पिघल जाए तो भारत में मानव जीवन पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये भी क्या है, एक सोचने वाली बात है। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण क्यों आवश्यक है, ये भी एक सोच पर आधारित प्रश्न है। तो कुल मिला जुला के हम लोग लगभग 90 प्रश्न देख चुके हैं। आपके SST पेपर के सभी प्रश्न देख चुके हैं और बाल मनोविज्ञान भी देख चुके हैं। इसमें हिंदी, इंग्लिश और जो भी संस्कृत उसको हम नहीं कराएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। यदि हमारे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।